मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे दिल की अंतिम गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारी यूट्यूब पे दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में आज मैं फिर आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं, जो यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डर की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। प्यारे बच्चों, पहली क्लास में आपने मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से दिया था और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि आज इस दूसरी क्लास में भी आप अपने प्यार और आशीर्वाद को जारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 जो आपको लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे, आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी डिजिटल बोर्ड पे। तो देखिएगा बच्चों, इसमें लिखा गया है प्रश्न संख्या 1, प्रत्यय के आधार पर व्यंजन की किस कोटि में आता है? रा, सॉरी बच्चों, प्रत्यय के आधार पर रा व्यंजन के किस कोटि में आता है? पहले नंबर पे लिखा गया है प्रकंपित, दूसरे नंबर पे लिखा गया है संघर्षी, तीसरे नंबर पे लिखा गया है स्पर्श और चौथे नंबर पे लिखा गया है आधा स्वर। आधा स्वर नहीं बल्कि यहाँ पे प्यारे बच्चों अर्ध स्वर रहेगा। तो आइएगा बच्चों, पहले प्रश्न का हम जवाब देते हैं। प्यारे बच्चों, जो रा है या प्रकंपित वर्ण की श्रेणी में आता है। ए इज द राइट आंसर। रा को प्रकंपित इसलिए कहा जाता है कि जब हम रा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा, हमारी जीभ रगड़ खाती है अथवा घर्षण करती है, इसलिए रा को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, संघर्षी के श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्यारे बच्चों, संघर्षी की श्रेणी में ये तीनों सा और हा आता है। और आपको अगले पार्ट में आपको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। स्पर्श और स्पर्शी दो अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्पर्श व्यंजन की संख्या 16 और स्पर्शी वर्णों की संख्या 25 होती है। का से लेके मां तक के वर्णों को स्पर्शी वर्ण कहा जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर, किंतु चा वर्ग को छोड़कर जब आप चा वर्ग छोड़ दोगे और प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर लोगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16। स्पर्श वर्णों की संख्या 16 और स्पर्शी वर्णों की संख्या 25 है। और अगले पे आइएगा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर प्यारे बच्चों या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहले ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिएगा हम दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। यहां पे लिखा गया है प्यारे बच्चों कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो पहले नंबर पे ला और रा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, ला को जो है पार्श्विक वर्ण कहा जाता है और रा को जो है प्रकंपित कहा जाता है और या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। और डा और ढा को, इस डा और ढा को ताड़नजात वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, द्विगुण व्यंजन, फेंका हुआ चिन्ह इत्यादि नामों से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसको ताड़नजात क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इन स्वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें अपनी जीवा को आगे की तरफ फेंकना पड़ता है, इसलिए डा और ढा को ताड़नजात कहा जाता है। यहीं से एक बात और मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आप जान लीजिए कि कभी भी डा और ढा के नीचे अगर उत्क्षिप्त चिन्ह, फेंका हुआ चिन्ह लगा है तो यहां से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगर यहां से शब्द की शुरुआत होगी तो वर्तनी के दृष्टिकोण से आपका शब्द गलत हो जाएगा। ये जो है डा और ढा, ये द्विगुण व्यंजन या तो शब्द के बीच में आएंगे या तो शब्द के अंत में आएंगे। चलिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? यहां पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो आप पहले ये जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपका 4 वर्ण आता है। पहले नंबर पे या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो या भी है, रा भी है और ला भी है और सा नहीं है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण
निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ण अघोष नहीं है। तो आपको बता दें कि मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। एवं इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष और तीनों सा भी अघोष के अंतर्गत आता है, अर्थात अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। जबकि सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और साथ में हा और साथ में या, रा, ला, वा और साथ में 11 स्वर भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, वर्गों की संख्या 5 है, हर वर्ग से 3 अक्षर ले रहे हो, 5 को 3 से मल्टीपल करोगे आएगा 15, एक आपका यहाँ पे है, 15 में 1 जोड़ोगे आएगा 16 और 4 अंतस्थ है, 16 में 4 जोड़ोगे आप तो आएगा आपका 20 और 11 स्वर है, 20 में 11 जोड़ोगे तो आपका आएगा 31। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है तो आप जवाब देंगे 31। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अघोष वर्णों की संख्या कितनी है तो आप जवाब देंगे 13। आइएगा, आपका प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? अघोष आपको कौन से ऐसे वर्ण है जो अघोष नहीं है वही आपको बताना है। का पहले नंबर पे का है, दूसरे नंबर पे टा है, ये अपने ही वर्ग का वर्ग का पहला अक्षर है तो ये अघोष है। ये टा वर्ग का पहला अक्षर है, ये अघोष है। और ये तीनों सा भी आपको बताया गया है कि ये अघोष के अंतर्गत ही आते हैं, तो ला, डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, मूव करते हैं। आज की क्लास का 5वां प्रश्न देखिएगा। सा का उच्चार स्थान है, यहां आपको बताना है कि सा का उच्चार स्थान है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि एक ये वाला सा हो गया और एक ये वाला सा हो गया और एक ये वाला सा हो गया। तो प्यारे बच्चे, इस सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है, इस सा को तालव्य सा कहा जाता है और इस सा को दंत सा कहा जाता है। अच्छा भैया, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं। जब हम इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालु के पास चली जाती है, जिसे हिंदी में तालव्य कहा जाता है, इसलिए इस सा को तालव्य सा कहा जाता है। और जब हम इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा के पास, अर्थात जो मूर्धा है उसी को मसूड़ा कहा जाता है, हिंदी में उसे मूर्धा और उच्चारण स्थान में उसे मूर्धन्य कह दिया जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य सा कहा जाता है। और इसे दंत सा कहा जाता है क्योंकि जब हम इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांत के पास चली जाती है, जिसे हिंदी में उच्चारण स्थान में जिसे दंत कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, ये दंत सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये तालव्य सा है। आपको बताना है सा का उच्चारण स्थान है, तो आप स्पष्ट हो गए हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मूर्धन्य है। चलिएगा, आज की क्लास के अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि आखिर स्पर्श संघर्षी क्या होता है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी ना किसी भाग, किसी ना किसी अवयव, किसी ना किसी पार्ट को स्पर्श करती है, साथ में प्राणवायु को बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। और यहीं पे मैं क्लियर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, चा वर्ग का प्रथम 4 अक्षर, चा वर्ग का प्रथम 4 अक्षर अर्थात चा, छा, जा, झा, ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्पर्श संघर्षी है। का होगा नहीं, चा आपका सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। चलिएगा बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे बच्चे, किस स्वर का कोई मात्रा अथवा कोई चिन्ह नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बता दूं मैं आपको, इस आ वर्ण को छोड़कर, अर्थात इस आ वर्ण का कोई मात्रा अथवा कोई चिन्ह नहीं है। और सभी स्वर, क्योंकि आप जानते हैं 11 स्वरों की संख्या कितनी है भैया? 11। लेकिन 11 में एक ऐसा स्वर है जो छोटा आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। जैसे आप देखिए, बड़ा आ है तो इसकी अपनी मात्रा है, छोटी ई है तो उसकी अपनी मात्रा है, बड़ी ई है तो उसकी अपनी मात्रा है, छोटा ऊ है तो मात्रा है, बड़ा ऊ तो मात्रा है, री है मात्रा है, ए है मात्रा है, अ है मात्रा है, ओ है तो मात्रा है, औ है तो मात्रा है। सभी स्वरों का अपना प्रतीक चिन्ह है, लेकिन इस आ का अपना कोई
प्रतीक चिन्ह नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है और इसी आ को मेरे प्यारे बच्चों अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यंजन दंत नहीं है। यहां पे आपको बताना है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा व्यंजन दंत नहीं है। देखिएगा भैया कहा गया है ता, दा, धा और फा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि ता वर्ग के सभी अक्षर दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ता, था, दा, धा, ना ये दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे साथ में आपको बता दूं तो ला का भी उच्चारण स्थान दंत है और इस सा का भी उच्चारण स्थान दंत है। तो यहाँ पे आप देखिए ता, दा, धा तो दंत वर्ण के अंतर्गत आते ही हैं, लेकिन ये फा इसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो आपको मैं यहीं पे ये भी बता दूं लल्ला कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात पा वर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिएगा हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। वही आपको बताना है जो उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। तो आइएगा देखते हैं या और वाह। या और वाह भैया आप जानते हो, इसे अभी मैंने आपके अगले प्रश्न में ही आपको बताया था कि या और वाह को अर्ध स्वर कहा जाता है। और भा और मां में भी आपका उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। और सा, सा, साहा ये जो है ऊष्म वर्ण है आपका। तो यहाँ पे डा और ढा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाना था मेरे प्यारे बच्चे कि निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं के जगह पे होना चाहिए था, निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन है। तो यहाँ पे आप बताओगे दूसरा ऑप्शन आपका सही है, डा और ढा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। यही जो चिन्ह लगा हुआ है इसी को उत्क्षिप्त चिन्ह, इसी को फेंका हुआ चिन्ह, इसके लग जाने से द्विगुण व्यंजन हो जाता है, इसी के लगने से ताड़नजात वर्ण कहा जाता है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 में लिखा गया है लल्ला कि ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर माना जाता है, व्यंजन माना जाता है, द्विगुण व्यंजन माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं तो व्यंजन की संख्या 33 है। जैसे आप जानते हो का से लेके मां तक 25 वर्ण, यारा लावा 4, 25 में 4 जोड़ोगे 29 और सासा साहा इसको 4 जोड़ोगे 29 में 4 जोड़ोगे 33। तो व्यंजन में तो भैया आपका ज्ञा आता नहीं है। और आप जानते हो कि स्वरों की संख्या 11 है और उसमें ज्ञा का कोई स्थान है नहीं। फिर आइएगा अगला चीज फिर लिखा गया है आपका पहला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन। तो आपको ये आपका ऑप्शन एकदम सही जवाब है। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्णमाला में 4 वर्ण ऐसे हैं, एक छा है, दूसरे नंबर पे त्रा है, तीसरे नंबर पे ज्ञा है और चौथे नंबर पे स्रा है। इसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय ऐसा वर्ण जिनको लिखने के लिए कम से कम 3 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इस ज्ञा को लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जा और इया की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें जा आधा है और इया में से अलग करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो यहां आपको बताना है भैया उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यही कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर के कितने प्रकार हैं। तो लल्ला जीव की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक भैया आपका होता है अग्र स्वर, एक आपका क्या होता है भैया मध्य स्वर और एक आपका क्या होता है भैया पश्च स्वर। तो प्यारे बच्चों ये 3 भागों में बांटा गया है और इसकी जब मैं आपकी थ्योरी वाली क्लास लूंगा तो वहां एक आपको बेहतरीन सा ट्रिक बताऊंगा और ये आपके दिमाग में तुरंत सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने प्रश्न का आप जो जवाब देंगे लल्ला वो दूसरा ऑप्शन सही है आपका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइएगा प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। आपको बताना है कि ये स्वर है नहीं, अंग आह को स्वर नहीं है भैया, व्यंजन है नहीं है, संयुक्ताक्षर है नहीं है, तो है क्या अयोगवाह है। अंग और आह को भैया क्या कहा जाता है,
अयोगवाह कहा जाता है। क्यों अयोगवाह कहा जाता है? क्योंकि स्वर कहता है तू चल हट, तेरी गिनती मैं अपने साथ करूंगा नहीं, तो इसको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है भैया, ये भी आप जान लो। आ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब वहन। ऐसे वर्ण जिनका वहन व्यंजन वर्ण अपने साथ कदापि नहीं करते हैं, उनको अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात इसका सिंबल आप जानते हो, इसी को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसका सिंबल क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है भैया? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी भी कदापि व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होता है। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कितने वर्णों के साथ होता है? तो लल्ला आप जवाब दोगे, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग 11 वर्णों के साथ अर्थात सभी स्वरों के साथ होता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत कहा जाता है। जैसे आपके भाई साहब आपसे थोड़ा दूर बगल रूम में है, तो आप अपने भाई साहब को कहते हो भैया, लास्ट में जब जो या आता है उसका दीर्घीकरण हो जा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। जैसे बगल ही आपके बैठे हैं तो आप कहोगे भैया, लेकिन अगर आपसे दूर है तो आप कहते हो भैया। तो इस वर्ण का को क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया हो गया कि प्लुत क्या है। तो आपको बताना है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं भैया? प्लुत कहलाते हैं। चलिएगा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई मात्रा के आधार पे स्वर के 3 प्रकारों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पे स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। जो पहला प्रकार है वो हरस स्वर है। हरस्व को लघु भी कहा जाता है, छोटा भी कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है, अखंडित भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार जो है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, बड़ा भी कहा जाता है, खंडित स्वर भी कहा जाता है, संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है। और अगला जो तीसरा प्रकार है वो प्लुत स्वर है। और आपको बताना क्या है, मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पे स्वर के 3 प्रकार होते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप देखिएगा और मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।